वगैरह जो आपकी यूनिट है उनके बारे में अपन बात करेंगे। मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ वो आपके रहेगी आपकी CSR नेट प्लस आपकी MSc और आपकी BSc। और जहाँ तक होगा अपन 11th और 12th के जो टॉपिक्स हैं उनको भी पकड़ कर चलेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका बेसिक है और आपको पता है कि बेसिक के बिना कुछ होना जाने है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होता बेसिक्स के बिना। यदि बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आप ना तो नीट की तैयारी कर सकते हैं, ना ही किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोच कर चले कि ये क्लास से कुछ ज़्यादा बहुत हाई फाई होने वाली है। हाई फाई का मतलब कैसे कि कोई 11th वाला बच्चा नहीं पढ़ सकता, BSc वाला नहीं पढ़ सकता, सारे टॉपिक को रिलेटेड हैं। बस हाँ, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अपने सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन सी टॉपिक हैं, उनको पकड़ के लेकर चलना है। यहाँ जो वीडियो होंगे वो इतने ही 10 15 20 25 मिनट के होंगे, ज़्यादा लंबे अपन खींच कर चलने वाले नहीं है। ठीक, आपको एक सफिशियंट टाइम और सफिशियंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और सफिशियंट मैटर दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का अपना प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की अपन यहाँ से बात करें तो सबसे पहले जो अपन प्लांट फिजियो के बारे में सबसे पहला पॉइंट की जो बात करते हैं वो आती है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। अब यहाँ से पॉइंट याद रखना कि स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, बट अभी रिसेंट में 17 मई 2018 इस डेट को कहा गया कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को ना मानकर किसको मान रहे हैं? जूलियस सेक्स को मान रहे हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान देकर उसका क्या करें, आंसर करें। ठीक, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। और जहाँ पर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी की बात आती है वहां पर नाम आता है जेसी बोस। किसका नाम आता है दोस्तों? जेसी बोस का नाम आता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें आपकी फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपको पता ही होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है? फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना पूरा। फोटोसिंथेसिस में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस में होने वाली जितनी भी साइकिल्स हैं, उन्हीं के बारे में अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो पहले अपन जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जहां पर फोटोसिंथेसिस की बात आती है, फोटोसिंथेसिस में आप देखिए फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक। अब यदि टू मेक की प्रोसेस हो रही है तो उसमें होने वाली जो रिएक्शन है उनको क्या कहते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसको बोलते हैं आप एनाबॉलिक रिएक्शन। छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा दूसरा इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बोलते हैं इसको क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप देखिए कि एनाबॉलिक रिएक्शन अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि इसमें कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे मान के चलिए ए मोलिक्यूल है और बी मोलिक्यूल है, ये मिलकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे अपन बोलते हैं AB। ठीक है, ये कुछ मिलकर बना रहे हैं, किसी चीज को तोड़ नहीं रहे। जैसे मैं इसी रिएक्शन को यहाँ से उल्टा लेकर चलूँ, AB है
AB को यदि रिवर्स करूं तो क्या बनाएंगे, A अलग टूट जाएगा और B अलग टूट जाएगा, तो इसमें टूट रहे मॉलिक्यूल। जबकि एनाबोलिक जो रिएक्शन होती है उसमें किसी ना किसी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है। फिर दूसरी बात आती है रिडक्श और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये चीज थोड़ी देर रुको। पहले देखो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है बाहर से एनर्जी देना। बाहर से एनर्जी, जैसे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको सन से लाइट मिलती है। तो ऐसा थोड़ी हो कि थोड़ा थोड़ी हो रहा है कि प्लांट अपने अंदर ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको काम में ले रहा, नहीं। बाहर से अपन एनर्जी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे तो ठीक है, चलो सन के द्वारा मिल रही है, बट मिल तो बाहर से रही है ना, तो ठीक है। तो ये क्या किस प्रकार की होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दो पॉइंट को आप इस प्रकार से समझिए कि ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है। अब क्या क्या, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बी को दे दिए। अब यदि जिसको इलेक्ट्रॉन मिले ना उसका तो होता है ऑक्सीड सॉरी रिडक्शन। जिसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं उसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो गई। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन ने यहाँ से 4 पॉइंट सीखे। इन चारों पॉइंट का आप ध्यान रखना। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कौन सी होती है। देखो रिएक्शन में आप यदि कन्फर्मली बात करो तो आपकी ग्रीन प्लांट यूज आएगा। प्लस में क्या आएगी, आपकी लाइट आएगी। लाइट के अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, H2O। और H2O के साथ में आपको क्या मिलेगा, CO2। और ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो किसका निर्माण करेगी, आपके कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपका फूड होता है। और ये क्या है, आपकी गैस है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक। तो अब देखो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ से, इस रिएक्शन को अपन यहाँ से यहाँ ले लेना। ये जो रिएक्शन हो रही है आप, इस रिएक्शन के बारे में अपन बात करें तो ये रिएक्शन लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी कर रही है। जो लाइट की एनर्जी थी ये किस में चेंज हो रही है, आपकी केमिकल एनर्जी में। तो आप पहला पॉइंट इसमें याद रखना कि लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया यहाँ से। फिर सेकंड पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए कि इनऑर्गेनिक कार्बन चेंज होता है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन में। इनऑर्गेनिक कार्बन चेंज इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। अब देखो इनऑर्गेनिक कार्बन का मतलब क्या, इनऑर्गेनिक कार्बन है आपकी CO2। और CO2 किस में चेंज हो रही है, आपकी कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये चीजें बताऊंगा कि ये ऑर्गेनिक क्यों है, ये इनऑर्गेनिक क्यों है। आप बस अभी देखिए, आपकी लाइट थी, वो लाइट किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल में। ये केमिकल एनर्जी है आपकी, एक प्रकार से यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो केमिकल एनर्जी हो जाएगी। फिर है इसमें ये फोटोसिंथेसिस होती है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। हाँ, ये पॉइंट और याद रखिए यहाँ से कि आपकी जो ये फोटोसिंथेसिस है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जो फोटोसिंथेसिस है किस प्रकार की रिएक्शन है, आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की आपका फूड, और फूड का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सनलाइट के द्वारा। ये जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं, 1 2 3 और 4, चारों पॉइंट वो जो बोले हैं, वो चारों के चारों पॉइंट आपको इसमें दिखाई देंगे, इस रिएक्शन में आपको क्या होंगे, शो होंगे। ठीक है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज होता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। और फूड क्या होता है, सनलाइट के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करें
कंप्लीट रिएक्शन जो आपकी C6CO2 प्लस 12 है H2O प्लस आपकी एनर्जी आ गई लाइट एनर्जी, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट बात स्टार्ट होती है आपकी वो है आपको H2O कहाँ से मिलता है। H2O का मतलब आपका वाटर। वाटर नॉर्मली कहाँ से मिलेगा, वाटर मिलता है रेनफॉल से। कहाँ से मिलता है आपको, रेनफॉल से। अब आप बोलोगे कि सर तालाब वगैरह है, रिवर्स वगैरह है, वहां से भी तो पानी मिलता है, जल मिलता है प्लांट्स को, बट वो चीज अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लांट्स डिपेंड है रेनफॉल के वाटर पर 100%। हाँ, ये बहुत बोल सकते हैं कि 100% डिपेंडेंट है। हाँ, कुछ मात्रा में पानी आपको तालाबों से, नदियों से, झरनों से वगैरह से भी प्लांट्स को मिलता है, बट मोस्ट ऑफली जो पानी है, जो वाटर है, वो कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, रेनफॉल से मिलता है। और रेनफॉल में भी फिर प्लांट क्या करेंगे, रूट और रूट हेयर के द्वारा ले लेंगे वो चीजें आगे। फिर आती है CO2 की बात। देखो CO2 दो टाइप से प्लांट को मिल सकता है। पहला तो मिल सकता है आपका एटमोस्फियर से, एटमोस्फेरिक CO2 मिल सकती है। दूसरा वो मिल सकती है उसको मेटाबॉलिक CO2। मेटाबॉलिक मतलब जो प्लांट है और जो प्लांट की जो सेल है, उस सेल में चलने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण बनने वाली CO2। एक्टिविटीज के कारण क्या बनती है, CO2 बनती है, वो काम में ले लेते हैं। ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, आपकी फोटोसिंथेसिस के बारे में, और उसकी कुछ वैज्ञानिक के बारे में, और कुछ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से कुछ साइंटिस्ट थे। सबसे पहले साइंटिस्ट आता है, उसका नाम आप जानिए, जोसेफ प्रिस्टले। कौन था, जोसेफ प्रिस्टले था। अब जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, जोसेफ प्रिस्टले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था आपका कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, ये तो नॉर्मल है एक्सपेरिमेंट है। कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था। उस कैंडल जार एक्सपेरिमेंट करके इसने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस के समय O2 निकलते हैं। ये बात किसने बताई थी, सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। तो याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के समय O2 गैस निकलती है, इसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया था, आपके जोसेफ प्रिस्टले ने ही बताया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले नाम की, और वो अगला नाम किसका आता है, जूलियस सेक्स। जूलियस सेक्स ने लगभग 1864 में इसने किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, अपन को ये तो पता चल गया था कि ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, बट वो होता क्या है उसके बारे में अपन को किसने बताया था, जूलियस सेक्स ने बताया कि वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फोटोसिंथेसिस के समय बनने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बात किसने बताई थी, आपके जूलियस सेक्स ने। फिर 3 नंबर पर जो आते हैं, डी सोर्स। डी सोर्स ने एक बात तो बताई, बट इसने बताई किस प्रकार की थी, गलत बात बोली इसने। इसने कुछ ना कुछ बात बोली, बट वो बात बोली क्या थी, गलत। इन्होंने कहा था कि CO2 के द्वारा आपको क्या मिलती है, O2 मिलती है। बस इतना याद रखना। इन्होंने क्या कहा
कि he said that CO2 produced in photosynthesis come from CO2। कहा कि फोटोसिंथेसिस के समय जो O2 बनती है वो O2 कहाँ से आ रही है, वो CO2 से आ रही है। और ये बात क्या थी, 100% गलत थी। फिर आगे जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है CB वॉन नील। सीबी वॉन नील ने क्या कहा, सीबी वॉन नील ने सबसे पहले ये बात कही, फर्स्ट टाइम इन्होंने एक बात कही कि जो O2 गैस है, कौन सी गैस है आपकी, जो O2 गैस है ये H2O से आती है। इसने बस बोल दिया, इसने इसे कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, इसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए नहीं, बस इसने कहा कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि H2O से आपको क्या मिल रही है, O2 मिल रही है। ये बात इसने बोल दी। ये बात बोली तो इसने, बट कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नील जी तो नहीं बता पाई, अपन बताएंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। उन 3 वैज्ञानिकों का नाम था रूबेन रेंडल एंड कामेन। रूबेन था, रेंडल थे और कामेन थे। इन्होंने 1941 में इन्होंने कहा था कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने O2 का काम लिया। और O2 भी किस प्रकार की इन्होंने O2 काम ली, O2 के आइसोटोप। और कौन सा आइसोटोप, 18। कौन सा आइसोटोप काम में लिया इन्होंने, O2 का 18 आइसोटोप। और इन्होंने काम किस प्रकार से लिया, इन्होंने काम लिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस प्रकार से किया कि इन्होंने CO2 गैस ली और उसमें जो ऑक्सीजन थी उसको आइसोटोप के रूप में लिया और H2O के साथ में रख दिया। फिर उन्होंने एक सेकंड लिया और सेकंड में इन्होंने क्या किया, जो CO2 थी उसको तो नॉर्मल रखा, बट H2O के साथ में आइसोटोप 18 रख दिया। फिर इनका क्या आया, रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर देखा गया C6H12O6 के साथ में ऊपर क्या है, 18 आइसोटोप वाला, और O2 यहाँ पर क्या था, नॉर्मल था। फिर नीचे वाले का रिजल्ट आया तो वो आया C6H12O6 के साथ में O2 यहाँ पर क्या था, 18 था। आप देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग कि यहाँ पर जो CO2 है उसमें 18 है, और यहाँ पर आपके जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो फूड है उसमें क्या है, 18 है। उसमें भी क्या है, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी CO2 में जो ऑक्सीजन थी वो किसके पास गई, कार्बोहाइड्रेट के पास गई। इसका मतलब यहाँ से देखो, ये एक्सपेरिमेंट इनका नील साहब का क्या हो गया, गलत हो गया। इन्होंने कहा था कि H2O है, सॉरी किसका, डी सोर्स का। इन्होंने कहा कि CO2 से आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। और यदि CO2 से यदि ऑक्सीजन मिलती तो ये वाली ऑक्सीजन कहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ पर, बट ऐसा नहीं हुआ। नीचे वाले में देखना, यहाँ पर H2O है, H2O के साथ में आइसोटोप 18 है, और ये H2O का आइसोटोप किसके साथ में गया, ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब ऑक्सीजन में जो O आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपके H2O से आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्या हो गया, साबित हो गया कि आपकी H2O से आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और जो CO2 की जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई, आपकी कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर चली गई। ये अपन ने इतनी बात आ जानी है, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।